आकाओं का एजेंडा बढ़ाना है, हो जाएगा। भारत को नीचा दिखाना है, हो जाएगा। असामाजिक तत्वों की रक्षा करनी है, हो जाएगा। जघन्य अपराधों को उचित ठहराना है, हो जाएगा। पत्रकारिता की जगत में वैसे तटस्थता का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात तटस्थ होने का ढोल पीटते हैं, परंतु पूर्वाग्रह इनके रग रग में समाहित है। अगर कार्य इनके अनुकूल ना हो तो ये अपने ही राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर लगाने से पूर्व एक बार नहीं सोचते। और श्रीमान रवीश कुमार इसी बिरादरी का एक महत्वपूर्ण अंग है। टूल किट का प्रसारण हो, अराजकतावादियों को बचाना हो, आप बस नाम लीजिए और रवीश कुमार आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आतंकवाद, दंगे एवं किसी भी प्रकार की अराजकता पर इनके चेहरे की रौनक अलग से देखने को बनती है और उनके कार्यों ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग के प्रति इनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इजराइल और हमास के बीच हालिया संघर्ष के दौरान यह प्रवृत्ति एक बार फिर देखने को मिली, जहां हमास गुट के लिए रवीश मियान ने पलक पावड़े बिछाने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। तो स्वागत है आपका मित्रों, और आज हम इजराइल हमास संघर्ष के दौरान रवीश कुमार के कार्यों के प्रभाव को समझेंगे और ये जानेंगे कि अपने एजेंडा की पूर्ति हेतु कोई कितना नीचे गिर सकता है। इजराइल में हमास द्वारा किए गए विनाशकारी हमलों के कुछ ही दिनों बाद रवीश कुमार ने एक आश्चर्यजनक दावा किया। हमास के क्रूर कृत्यों के निर्विवाद सबूतों के बावजूद उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन स्थित इस आतंकवादी समूह को निंदा से बचाते हुए कहा, किसके आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए? इस मामले में आतंकवादी कौन है? एक और सवाल है, यहाँ पीड़ित कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमास की ओर से बैटिंग करने को उद्यत थे। उन्होंने शक्तिशाली पश्चिमी देशों से मिल रहे समर्थन का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि इजराइल को इस संघर्ष में पीड़ित तो बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। मतलब रवीश बाबू के शब्दों में सारी गलती घूम फिर के इजराइल की ही है। परंतु ठहरिए, ये तो अभी प्रारंभ है। रवीश आगे बांचते हैं, हमने कई लेखों में एक दिलचस्प नामकरण देखा है। एक को शोषक कहा जा रहा है और दूसरे को उस शोषण का शिकार। दोनों पर आरोप लगाया गया है आतंकवाद का और दोनों पीड़ित है। गाजा में कब्जे का आरोपी शक्तिशाली इजराइल भी पीड़ित है। अगर मौका मिले तो यह व्यक्ति भारत विभाजन के नरसंहार को भी शायद उचित ठहरा दे। ये रुकिए, शायद कर चुका है। मियां रवीश ने यहां तक दावा किया कि हमास इजराइल जितना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसको शोषक कहना बंद करे। इनके अनुसार अब उन लोगों के दुर्दशा की कल्पना करें जो इजराइल के सामने कमजोर है। अधिकांश देश इजराइल के साथ है और यह अभी भी पीड़ितों का शिकार है। मुट्ठी भर देश भी फिलिस्तीन के साथ नहीं है, फिर भी फिलिस्तीन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। रवीश कुमार ने यहां पर एक और सवाल उठाया, क्या यह देश इजराइल का पक्ष लेकर न्याय कर रहे हैं या आतंकवाद से निपटने के नाम पर इजराइल के आतंक को बढ़ा रहे हैं? एक महीने पहले भी नेतन्याहू को इस स्तर का जन समर्थन नहीं था। क्या हमें यह सवाल छोड़ देना चाहिए कि हमास ने इजराइल की सीमा में घुसपैठ कैसे की? मुझे तो इस सवाल का जवाब निश्चित है। इस लॉजिक से तो भैया 26/11 भी कभी नहीं हुआ था। हफीज सैयद एंड कंपनी को तत्कालीन प्रशासन ने मुंबई का विध्वंस करने के लिए आमंत्रित किया था। अरे रवीश भाई, कुछ शर्म अभी भी बची है या वो भी एनडीटीवी को सौंपाए थे? अब इजराइल हमास संघर्ष के दौरान रवीश कुमार का वर्तमान रुख पत्रकारिता की अखंडता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के प्रति इनकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। परंतु यह पहली बार नहीं कि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हुए हैं और रवीश कुमार प्रोपेगेंडा पत्रकारिता के क्षेत्र में नौसिखिया तो बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए हिंडनबर्ग विवाद के दौरान रवीश कुमार ने गौतम अडानी से कठिन सवाल पूछने में कथित विफलता के लिए कई प्रसिद्ध पत्रकारों को निशाना बनाया। उनकी आलोचना प्रमुख रूप से इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा पर केंद्रित थी, जिन्होंने कुछ समय पहले अडानी का साक्षात्कार लिया था। वो अलग बात थी कि रजत शर्मा ने वे सभी सवाल उठाए जो वामपंथी मीडिया में प्रचारित थे और जिनमें मोदी सरकार से अनुचित लाभ के आरोप भी शामिल है। परंतु रवीश इनके प्रश्नोत्तरी से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने रजत शर्मा के पत्रकारिता पर ही सवाल उठा दिया। परंतु बोल भी कौन रहा है? वह रवीश कुमार, जिसने पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों में सक्रिय रूप से अराजकतावादियों की सहायता की थी। स्मरण कराएं कि कैसे आपने शाहरुख पठान को बचाने हेतु एक अनुराग मिश्रा के जीवन को खतरे में डाला था। हो सकता है आपके इन्हीं कर्तव्यों के पीछे आपको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हो, लेकिन रवीश महोदय, आपने तो काफी समय पूर्व ही पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को त्याग दिया है और पीएम मोदी के विरोध के नाम पर भारत को नीचा दिखाने का एक भी अवसर ये व्यक्ति हाथ से जाने नहीं देता। परंतु जो अनुराग मिश्रा के साथ हुआ वह तो मात्र हिमशैल के सतह समान है। पिछले कुछ वर्षों की हिंसक घटनाओं पर अगर आप करीब से दृष्टि डालेंगे तो उन सभी में आपको एक समान सूत्र दिखाई देगा, रवीश कुमार। इस व्यक्ति ने अग्निपथ भर्ती योजना से जुड़ी हिंसा को उचित ठहराने का प्रयास किया। कोविड के दौरान भारत को नीचा दिखाने एवं भारत को पीछे खींचने में इसने कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा।
इतना ही नहीं, 2019 के आम चुनाव के पूर्व रवीश कुमार अखिलेश यादव और मायावती की ओर से बैटिंग करने को उद्यत थे। निष्पक्षता का तो यहां दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे सशस्त्र बलों का मजाक उड़ाने से भी ये महोदय नहीं हिचकते, चाहे उरी हमले की बात हो या गलवान झड़प की। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने के नाम पर वह उन लोगों का अपमान करते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतना नाटक करने के बाद भी इनमें स्वतंत्र पत्रकारिता का झंडा लहराते हुए खुद को एक तटस्थ पत्रकार घोषित करने का साहस भी है। रवीश का दावा है कि ये सब निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए करते हैं और वह निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए लड़ रहे। परंतु क्या आपको एक भी उदाहरण याद है जहां उन्होंने बिना किसी दुर्भावना के वास्तव में तटस्थता का प्रदर्शन किया हो? सिर्फ एक उदाहरण भी। ऐसे में इजराइल हमास संघर्ष के दौरान रवीश कुमार का रुख पत्रकारिता की अखंडता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को लेकर काफी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एक आतंकवादी संगठन को पीड़ित के रूप में चित्रित करने की इनकी तत्परता सच्चाई का वह विरूपण या डिस्टॉर्शन है जिसको अनदेखा तो कतई नहीं किया जा सकता।